स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कुछ दिनों पहले यूपीएससी आयोग द्वारा एक नोटिस भी आया था। इसमें हम लोग को नॉर्मलाइजेशन के सूत्र का मतलब कि एक फॉर्मूला दिया था, किस प्रकार से आपका जो ये सामान्यीकरण किया जाएगा जिससे कि बच्चों को डाउट ना रहे। तो इसको हम लोग और अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बच्चा क्या समझ पाएगा, जिन्होंने हाई स्कूल पेपर दिया वो क्या समझेगा। ठीक है, लेकिन आज हम लोग कुछ डीपली इसको समझेंगे जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं, जानते हैं कि ये सामान्यीकरण प्रक्रिया है क्या और जरूरत क्यों पड़ती है इसकी। तो देखिए, पैट में सामान्यीकरण लागू होने से संबंधित सभी सवाल, ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है, इसके नुकसान और फायदे क्या हैं और किस आधार पर बनाई जाती है। ठीक है, देखिए आप सबके दिमाग में चल रहे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आपको बेहद सरल भाषा में आज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अवगत करा दें, जब किसी भर्ती का आयोजन, ठीक है, किसी भी भर्ती में लाखों की संख्या में देख कैंडिडेट्स जो होते हैं, जैसे इसमें 18 लाख 20 लाख समथिंग फॉर्म थे, पेपर भी दिया है। आवेदन पूरी होने के बाद जो आवेदन प्रक्रिया होती है उसकी पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए अवगत कराया जाता है, मतलब कि बुलाया जाता है। चूँकि परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थियों की दावेदारी की जाती है, इसलिए कई पाली में होती है। जैसे हम लोग की पैट की परीक्षा जो हुई थी आप लोगों की, एक सुबह हुई थी, एक दोपहर की पाली में हुई थी, मतलब कि 2 पालियों में परीक्षा कराई गई थी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या कह रहे हैं, परीक्षा कई पालियों में पूरी कराई जाती है। ऐसे में सभी पालियों में प्रश्न पत्र भी अलग अलग प्रश्न पत्रों को रखकर बनाए जाते हैं, मतलब कि आपकी सीरीज अलग अलग होती हैं। जैसे आपका सीरीज ABCD से लेकर H तक थी। तो इन सभी प्रश्न पत्रों का समान मूल्यांकन करने के लिए भर्ती आयोग या भर्ती बोर्ड के जरिए जो पद्धति अपनाई जाती है, उस पद्धति को ही हम लोग सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार होता है थोड़ा इसको समझते हैं। अभी मैं आपको ऐसे बताऊंगा, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल जो है ना अभी और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए इसको रीड करते हैं। किस प्रकार होता है, मान लेते हैं किसी भर्ती में 900 मतलब मान लेते हैं किसी भर्ती में 900 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, ओके, और जिसकी परीक्षाएं क्रमशः प्रथम पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली में 3 पाली मान लिए। आप 2 लेके चलो, लेकिन आप 3 पाली में हैं, होती हैं मोस्टली 3 दिन कभी भी हो जाती हैं। तो जिसमें प्रत्येक पाली में 300 बच्चे, मतलब 3 पहली, दूसरी में 300, उसमें 300 लास्ट वाली में। अब प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को मिले कुल अंकों का औसत निकाल लिया जाता है, मतलब कि 300 बच्चों का कुल औसत निकाल लेंगे जितने भी अंक प्राप्त किए होंगे। इसी तरह दूसरी और तीसरी पाली के कैंडिडेट को भी प्राप्त कुल अंकों का औसत निकाल लिया जाता है। ठीक है, जितनी पाली में बच्चे हैं टोटल के अंकों का औसत निकाल लेते हैं। उसके बाद अब जिस पाली में उम्मीदवारों को सबसे अधिक अंक प्राप्त होते हैं, उसकी तुलना में कम नंबर वाले पाली में अभ्यर्थी को उतने ही नंबर अधिक दे दिए जाते हैं। बड़ा सिंपल लग रहा हो, जैसे कि हम लोगों की जो पैट हुई थी, मतलब कि जो बच्चे पैट में देने गए थे, मतलब कि आपको ये लग रहा है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि सुबह की पाली का पेपर बहुत सरल था, शाम की पाली का कठिन था, लेकिन जिन्होंने शाम को दिया वो कह रहे सुबह की पाली का बहुत सरल था और शाम का कठिन था। सुबह वाले बोल रहे थे शाम का सरल था, सुबह कठिन था। ठीक है, ऐसा होता है, इसीलिए ये सामान्यीकरण प्रक्रिया लागू की गई थी। तो अभ्यर्थी को उतने ही अधिक अंक दे दिए जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक वर्ग के हिसाब से एक अधिकतम कट ऑफ घोषित कर दिया जाता है, जो कि जनरल, EWS, OBC, SC, ST, और इसके हिसाब से फिर वो एक कट ऑफ निकाल लेते हैं। तो ये तो सभी परीक्षाओं के लिए, लेकिन ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो हमारे पैट हुआ था, तो इसका कट ऑफ तो एक सामान्य ही रहेगा। अब इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए किसी और आर्टिकल पर चलते हैं। ये देखिए, अब आपको मैं इसमें पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी लेनी ना, तो चीज़ लंबी हो सकती है। मैंने देखा है कि जो मैंने आंसर की 1 से 2 मिनट में मैंने खत्म की ना, वही यूट्यूब में बंदे, हमारे भाई बंधु जो भी हैं, वो 8 से लेके 15-15 मिनट ले जा रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं पहले का A होगा, दूसरे का C होगा। अरे ये मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने कोशिश ही करी कि आप लोगों का टाइम क्यों बेकार किया जाए। जो चीज़ 1 मिनट में पूरी हो सकती है, बोलने में क्या मैं भी बोल सकता था, लेकिन हाँ, हम स्क्रॉल करते गए, 1 से 2 मिनट में आपकी पूरी आंसर की। मैंने जितने भी सेट्स थे A से लेके H तक दोनों शिफ्ट किए, वो कंप्लीट किए। अरे आपका 1 मिनट इंपॉर्टेंट है। अरे 1 मिनट की कीमत उससे पूछो जिसका 1 मिनट के चक्कर में कई क्वेश्चन छूट गए हों, गोला भरना रह गया, उससे 1 मिनट की कीमत पूछो यार। आप समझ रहे हो ना। तो मैं नहीं चाहता किसी का टाइम बेकार हो। जो चीज़ 1-2 मिनट पूरी की जा सकती है उसको किया जा सकता है यार। हम अपना वॉच टाइम बढ़ा के क्या कर लेंगे। जब आप लोग सफल हो गए तो आप जरूर आओगे, जरूर देखोगे वीडियो को। इसीलिए अगर कोई चीज़ हम लोग को समझनी है और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नॉलेज हो रही है, तो आप उस चीज़ को, थोड़ा टाइम भी लग जा रहा है तो कोई बात नहीं, और जिनको लग रहा है कि टाइम खराब हो रहा है तो फिर जो विस वीडियो छोड़ जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अब अच्छे से समझते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, आइए अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको समझ में आ गया कि जैसे बच्चों की शिकायत रहती थी कि हमारी दूसरी पाली में सरल था, पहली में सरल था, या फिर पहली में कठिन, दूसरी में सरल, ऐसा कुछ रहता था। अब क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत पेपर कितना कठिन था इसका स्तर तय किया जाता है। इसके आधार पर अंक निर्धारित किए जाते हैं। मान लीजिए परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था, मतलब कि पहले दिन मान लीजिए, या फिर पहली पाली मान लीजिए, तो इस पेपर में यदि कोई 70 भी ले आए तो उसे 100 नंबर मान लिया जाता है। समझ रहे हैं आप, ये देखिए फ़ायदा देखिए आप। जबकि दूसरे पेपर में बहुत सरल था तो इसका उल्टा कर दिया जाता है, जो 100 नंबर ले आएगा उसको 70 नंबर मान लिया जाता है। ये तो बिल्कुल दिमाग ख़राब करने वाली बात हो गई। समझ रहे हैं आप, मतलब कि आप 60 का करके आए और आप बहुत खुश हैं और ये पद्धति लागू कर दी गई और पेपर दूसरी पाली का कठिन हो गया, वो बच्चा 50 या 45 करके आए तो उसको 60 मान लिया जाएगा।
ये क्लियर है, ये इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। जो चीज़ पद्धति है, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, वो यही है। अब देखिए, अब इसको हम लोग सरल रूप से समझेंगे, कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा बड़ा और कर देता हूँ, आप देखिएगा। ये माध्य विधि द्वारा बताया गया है, ठीक है, समझिएगा। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, ये कैंडिडेट पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5 कैंडिडेट का इसमें डाटा लेके, मतलब कि एक एग्जांपल दिया गया है कि शिफ्ट 1 में एक लेके आया 60, एक लाया 50, एक लाया 45, एक लाया 65 और एक लाया 55। ओके, ऐसे शिफ्ट 2 में एक 100 लाया है, एक 80 लाया है, एक 70 लाया है, एक 90 लाया है, एक 85 लाया है, ठीक है। और ऐसे ही शिफ्ट 3 में एक लाया 90, एक लाया 95, एक लाया 60, एक लाया 75 और एक लाया 80। ये हमारी शिफ्ट है नहीं सर। अब देखिए आगे क्या लिखा है। मान लीजिए कि शिफ्ट 1 के उम्मीदवार 60, 50, 45, 65, 55, जो कि आप देख सकते हो, ये सब लेके आए हैं और इतने 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 सेकंड के लाए, इतने इतने थर्ड के लाए। अब क्या है, आप समझिएगा। तो ये है यहाँ पर उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट प्रश्न पत्रों के स्तर के कारण, मतलब सरल कठिन था, अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग नंबर लेके आए हैं। इसलिए हम पहली शिफ्ट का माध्य ज्ञात करेंगे तो वह 55 होगा। जो शिफ्ट पहली थी, इसको छोटा कर लेते हैं, आप यहीं से समझेंगे। तो शिफ्ट जो पहली थी हमारी, ये वाली, एक मिनट, हाँ, ये जो शिफ्ट पहली थी, तो इसमें जो बच्चे हैं वो 60, 55, 45, 65, 55 लेके आए। 60, 50, 45, 55 और 65 लाए थे। तो इसका हम लोग जो माध्य निकालेंगे पहली शिफ्ट का, वो निकलेगा हमारा 55। ये देखिए 55। फिर हम दूसरी शिफ्ट का माध्य ज्ञात करेंगे तो होगा हमारा 85। ओके, इस प्रकार शिफ्ट पहली और शिफ्ट 2 के मध्य का अंतर, मतलब कि इन दोनों के मध्य का अंतर जो निकलेगा हमारा, निकलेगा 30। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा, ये लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा इधर सेट कर देता हूँ। तो शिफ्ट पहली और शिफ्ट 2 के मध्य का अंतर 30 है। यदि हम पहली शिफ्ट के उम्मीदवार के अंकों में 30 अंक जोड़ देते हैं, ठीक है, तो जो हमारा मतलब सामान्यीकरण होगा, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी, इसमें 30 जोड़िए, 60 में 30 जोड़ा, इसमें 30 जोड़ा, इसमें 30 जोड़ा, इसमें 30 को ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए 60, 30, 90, 50, 30, 80, और हम देखते जाइए नीचे क्या लिखा हुआ है, 45, 30, 75, 45, 30, 75 और कि 65 प्लस 30, 95, मतलब कि सब में 30 को प्लस कर दिया है। ये माध्य निकाल के पहली और दूसरी शिफ्ट का। अब पेपर 3 शिफ्ट में हुआ था। अब क्या करेंगे, जो अब शिफ्ट में, ये आप देखिए, जो अब शिफ्ट 2 के अंकों के बराबर होंगे, ठीक, अब शिफ्ट पहली और दूसरी शिफ्ट के अंक बराबर हो गए। अब ये ही सामान्यीकरण हुआ कि 30 अंक जोड़ने के बाद, इन दोनों के 30 अंक जोड़ने के बाद ये बता रहा है पहली और दूसरी शिफ्ट के अंक बराबर हो गए। कैसे, ये देखिए, बराबर हो गए, बस आसपास आ गए। जैसे पहले 45 से तो वो उसको 75 मान ले रहे हैं, आप देख रहे हो, सिर्फ 30 अंक जोड़ के, और वो दूसरी के बराबर होते जा रहे हैं, 5-10 का फर्क पड़ेगा। उसी प्रकार हम दूसरी और तीसरी शिफ्ट के अंकों का नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरी शिफ्ट में अंकों का माध्य 85 है, ये देखिए 85, और दूसरी और तीसरी शिफ्ट का हम लोग माध्य निकालेंगे तो 80 और 85 का 5 अंतर आएगा। तो तीसरी शिफ्ट वालों में हम लोग 5 जोड़ देंगे, इन सब में प्लस 5 कर देंगे। ये जो 20 दिखा रहे हैं, ये 5 ही है, ठीक है, ये अंक आपका 10 या 15 का अंतर रह सकता है। तो 5 जोड़ने पर दूसरी और तीसरी शिफ्ट जो शिफ्ट होगी वो बराबर हो जाएगी। अब देखिए हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के अंक सामान्यीकृत हैं, जो हमारे अनुसार ये नॉर्मलाइजेशन सामान्यीकरण को समझने का सबसे आसान तरीका है। इस विधि को माध्य विधि कहा जाता है। हम किसी विशेष शिफ्ट के सभी उम्मीदवारों के अंकों का माध्य ले सकते हैं और अन्य शिफ्ट के उम्मीदवारों के अंकों के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं, और फिर हम माध्य के अंतर को सबसे कम शिफ्ट के अंकों को जोड़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखिए पैट में नॉर्मलाइजेशन की पद्धति लगनी है। अब आप परेशान हो जाएंगे कि हमारा सेकंड शिफ्ट में पेपर था, तो मतलब कि हमारा फर्स्ट शिफ्ट में था, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो सब लोग बता रहे हैं कि काफ़ी सरल था, ऐसा नहीं था, दोनों पेपर मॉडरेट थे, बराबर थे। आप ये नहीं कह सकते हो कि वो सरल था ये कठिन था, कुछ प्रश्न उसमें सरल थे तो कुछ उसमें कठिन थे, उसमें जो कठिन थे उसमें सरल थे, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन इसमें जो उम्मीद यही है कि 55 प्लस और 50 प्लस जो है वो एकदम सेफ स्कोर है। देखते हैं कि ये लोग कितना, अगर ये एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी ये पद्धति लगा रहे हैं तो कितना हाई अप कर सकते हैं। ठीक है, OMR का मूल्यांकन अभी कोई न्यूज़ नहीं है, जो भी बता रहे हैं कि शुरू हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 7 तारीख तक जो हमारी अभी पिछली 7 तारीख गई है, 7 तारीख तक तो ऑब्जेक्शन किया गया है कि गलत प्रश्नों पर लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उसका एनालिसिस करने के बाद ये लोग फाइनल आंसर की निकालेंगे, या फिर कुछ एक न्यूज आएगी कि आप सीधे OMR चेक करने, स्कैनिंग के बाद आप रिजल्ट देंगे, या फिर फाइनल आंसर की निकालेंगे। उसके बाद जब अभी OMR चेक होंगे, एक दिन में अगर 1 लाख भी चेक करेंगे, आपको पता ही है 18 लाख के समथिंग बच्चों ने पेपर दिए हैं, एक दिन में इतने चेक करेंगे तो आपको 18 दिन तो वैसे ही लग जाने हैं, और 4-5 दिन रिजल्ट बनने में लग जाएगा, मतलब कि 20 डेज आप मान के चलो, तो उसमें टाइम लगना है। लेकिन आप लोग परेशान ना हो। और ये जो मैंने
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बताई है सभी पेपरों के लिए है, ये सिर्फ पैट के लिए नहीं है, पैट के लिए भी सेम ये कंडीशन सब में लागू होती है, चाहे आपका एक पाली में हो, 2 में हो, 3 में हो, या फिर 2 में हो, या फिर 1 में ही क्यों ना हो और बहुत सारे बच्चे हों। ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर 2 पाली में तो कराएंगे, तो फिर इसीलिए ये प्रक्रिया की जाती है, जिससे कि काफ़ी बच्चों को संतुष्टि भी हो जाती है फिर, और काफ़ी बच्चों को निराशा भी हासिल करनी पड़ सकती है जो बहुत ज़्यादा हाई हों, फिर उनके थोड़े कम हो जाएँ। लेकिन जिसके बहुत हाई होंगे और कम होने के बाद उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो अगर क्लियर है तो वो क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिएगा। आपको ऐसी वीडियोस पाने के लिए यूपी की सर्विस या फिर कोई इंपॉर्टेंट जो भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आता है तो उसका जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।